माय नेम इज़ आयशा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है जो आप मुझे देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। गाइज एज आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ कमेंट के और अपना रिव्यू देना एनेब्यूल। जब वंश देखता है कि मिस्टी का कंपाना अभी भी बैन नहीं हुआ है तो वहां जल्दी से जाता है और एक और कमाल आकार मिस्टी को उड़ा देता है। कुछ ही देर में वंश के डोर पर नॉक होती है तो जल्दी से गेट खुलता है तो सामने एक लेडी डॉक्टर खादी थी वहां उसे अंदर आने का रास्ता देती है तो वंश उसे कहता है कि जल्दी से चेक करो। डॉक्टर वंश को अच्छी तरह से जानती थी और वह वंश को घूर कर देखने लगती है और उससे पूछते हैं तुमने इसके साथ क्या किया है तो वह इरिटेट होकर कहता है कि आप पहले से देखो तो वह डॉक्टर से कुछ नहीं कहती है और एक नज़र मिट्टी को देखते हैं। मिस्टी एक मासूम से बच्चे की तरह लग रही थी, उसके हाथ में अभी भी डुगू को पकड़ा हुआ था वहां डुगू को छोड़ने के लिए। वह डॉक्टर वंश से कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, मुझे ऐसे चेक करना है। तो वंशु उसे कहता है मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इसे मैं आप मेरे सामने ही चेक कीजिए। डॉक्टर के को घूर कर देखने लगती है तो वो वंशी इरिटेट होकर कहता है ठीक है कहकर बाहर चला जाता है। अस्क के जाने के बाद डॉक्टर मिस्टी को अच्छे से चेक करने लगती है। कुछ देर बाद वह मिस्टी को अच्छे से चेक करने के लिए बाहर एक जाती है और वंश से कहते हैं शायद ये कुछ ज़्यादा देर तक गैल में रही, इस वजह से इसे बुखार हो गया है और इसके लिए कमजोरी भी है या कुछ दवायां हैं या कहकर वह दवा का पर्चा हुआ कैसे सहायक अमन को दे देती है तो अमन दवा लेने चला जाता है और वही वह डॉक्टर अपने हाथ बंधे हुए वंश को एक तक देखने लगती है तो वंश उसकी ऐसी नज़रों को देखकर मन में कहता है या साला अमन ऐसे मुझे फांसिंग का एक मौका भी नहीं छोड़ता है, इसे क्या जरूरी थी इनको यहाँ लाने की, आप यहाँ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हैं। तब भी डॉक्टर के आवाज़ वंश के कानों में आती है अब तुम मुझे बताओगे कि यह लड़की कौन है और तुम्हारे कमरे में क्यों है, क्या कर रही है और आईएसआई हालात कैसे हुए। तो वंश फंसे गहरी सांस लेता है और कहता है ये मेरी बीवी है और मैंने आज ही शादी की है। वही ये सुनकर वही सामने वाली औरत अपनी आंखें बड़ी करके वंश को एक तक देखने लगती है और उससे पूछती है वंश तुमने अचानक शादी कर ली और वह मुझे बताया भी नहीं। तो वंश कहता है कि आप ही तो चाहती थी कि मैं शादी कर लूं तो कर ली मैंने शादी, यह कहकर वहां जल्दी से अपने कमरे में जाता है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। वहां औरत वही खादी की खादी रह जाती है वहां और कोई नहीं वंश की मॉम की सबसे अच्छी दोस्त सुनीता था जो कि वंश की फैमिली डॉक्टर थी। वह वंश को अपने बाप का तार मानती था और वंश बायूज अपनी माँ मानता था। उसका पास इस वक्त सुनीता सवालों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वह जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। वह है सुनीता जी जो बाहर खड़ी थी। वह सोचते हैं कि तुम्हें आज नहीं तो कल मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा हाँ कहकर वे भी विला से निकल जाती है। वंश रूम में आकर एक नज़र मिस्टी को देखता है और कहता है कि यह लड़की एक ही दिन में इसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। या का वो अपने बालों को खींच लगता है। कुछ देर बाद अमन दवियां लेकर जाता है और वंश से कुछ हिचकिचाते हुए पूछता है सर क्या मैं कुछ बोल सकता हूं। तो वंश से अपनी आंखें छोटी करके देखने लगता है तो अमन हड़बड़ा जाता है और कहता है सर जो कुछ भी हुआ उसमें मासूम लड़की की कोई गलती नहीं है, अगर हो सके तो आप इसके साथ कुछ मत करना। यह कहकर वहां से भाग जाता है क्योंकि उसे पता था उसका शैतान से ही छोड़ेगा। वही वंश के पकड़ कहकर उसकी नज़र एक बार मिस्टी पर जाती है तो वह उसके चेहरे में खो जाता है और एफआईआर अपने सर झटका कर काउच पर बैठ जाता है और वही बैठे अपने सिगरेट जलाकर उसे कश लेने लगता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करें तो करें क्या। कुछ देर में सोफे पर बैठे बैठे ही नींद आ जाती है। सुबह का समय मिस्टी की आंख धूप के किरणों की वजह से खुलती है और वह खुद से ही कहती है अनहन केएल कितना बुरा बोला मिस्टी को और मिस्टी और अस्क भैया को भी परेशान किया हो। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह खुद से कहती है भैया ने कहा था कि अगर आपको कोई परेशान करे तो बिल्कुल यूज नहीं छोड़ना चाहिए। या सोचकर उसके शैतानी दिमाग में कुछ आता है और वह जल्दी से बिस्तर से उतर जाती है और उधर उधर कुछ ढूंढने लगती है। तब कुछ देर बाद वंश की भी आंखें खुल जाती है। वहां जैसी ही अपनी आंखें खोलती है तो वह देखती है कि वह कवच पर सोया है। तभी उसे कल रात की सारी बातें याद आती है और उसकी नज़र बिस्तर पर जाती ही तो वह देखती है कि मिस्टी यूज ही बेड पर बैठी हुई है और स्माइल करके उसे देख रही है। वंश तो उसकी मुस्कान में ही खो गया था पर एफआईआर वहां होश में आता है और उसे घोर कर वह कुछ ना कहता है और वॉशरूम में जाता है। उसके वॉशरूम में जाते ही मिष्टी अपने मुंह पर हाथ रख के हंसने लगती है। तभी कुछ देर बाद वंश की वॉशरूम से चिल्लाने बाहर आने की आवाज़ आती है। वही उसे चिल्लाता हाँ देख मिस्टी झट से बेड से खड़ी हो जाती है। फिर वॉशरूम का गेट खुलता है और वंश मिस्टी का तरफ पड़ता है। इसे पहले कि वह मिस्टी को पकड़ पता मिस्टी झट से गेट मिस्टी ने इस वक्त मिस्टी ने वंश की शर्ट पहनी हुई थी जिस वजह से उसके गोप साफ नजर आ रहे थे
और वह किसी छोटे से कागज का तार नजर आ रही थी। फिर अभिनव की नज़र उसके पीछे आते हुए वंश पर जाती है तो उसका चेहरा देखकर अभिनव की भी हंसी छूट जाती है। तभी मिस्टी उसके पास आती है और उसके पीछे छुप जाती है और कहती है, भाई हमन बच्चा लीजिए हबी मिस्टी और डू। वहीं देख कर वंश, जो मिस्टी की पीछे ही सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, वहां गुस्से में मिस्टी को कहता, इधर आओ। उसकी इतनी डरावनी आवाज को सुनकर मिस्टी अभिनव को और कस के पकड़ लेती है। वही अभिनव वंश के चेहरे को देखकर अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वह अचानक ही जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज प्योगा में गूंज रही थी। वही वाह अभिनव ही उसकी इतनी गुस्से भरी आवाज को सुनकर और उसकी लाल आंखों को देखकर अभिनव अपनी हंसी रोक लेता है और तीदी नजरों से अपने पीछे छुपी हुई मिस्टी को देखता है। वे कद सीमा में ही कहता है, बहुत शौक था वंश को मेरी बहन से शादी का, बहुत शौक था ना ऐसे मेरी बहन से शादी करने का। अब इसका सारा शौक उतर जाएगा। या कहकर वह अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहा था। तभी तो वंश थोड़ा आगे बढ़ता है और मिस्टी के हाथ को पकड़कर अभिनव के पीछे से बाहर निकलता है। वहां अभिनव खड़ा खड़ा है, ये सब देख रहा था। उसे अब मिस्टी के लिए डर लग रहा था, क्योंकि वह वंश के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। वंश जैसे ही मिस्त्री को ले जाने को होता है कि वह अभिनव मिस्टी का एक हाथ पकड़ लेता है और वंश से कहता है, वंश वह अभी बची है, उसे